फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर एक्सेलेंस ऑनलाइन में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस की। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने रीजनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन रीजनिंग पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि गेस्ट पेपर के जो हमारे एमसीक्यूज थे और जो रीजनिंग क्वेश्चंस थे उसकी तैयारी आप सबकी हो चुकी है और अब हम बात करते हैं नॉन रीजनिंग की। सबसे पहला क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर में हमारे पास है, राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो स्टूडेंट्स, जीन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब याद रहेगा जब आप नोट लिखेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लाजिम मेंशन करनी है। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स मेंशन करेंगे डीएनए को, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इस पर आप बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर पे आप बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स को, यानी अभी वो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आपने डिस्कस करना होगा और जिससे आपको अपना आंसर जनरेट करना होगा। तो एक तो आपने कहा सर हम डीएनए मेंशन कर देंगे, दूसरा आपने कहा सर इसमें क्रोमोसोम की बात की जाएगी और फिर इसमें आप बात करेंगे जेनेटिक्स की। ये वो टर्मिनोलॉजीज होंगी जिनका इस्तेमाल हम शॉर्ट नोट में लाजिम करेंगे ताकि हमें जो मार्क्स मिल रहे होंगे वो इसी बुनियाद पर मिल रहे होंगे। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स बहुत कुछ लिख आते हैं पेपर में, मार्क्स नहीं मिलते तो वो रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आता है, एक्सप्लेन टर्पिनॉइड्स एंड इट्स टाइप्स। अब टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं? जब आप पढ़ते हैं लिपिड्स को तो आप कहते हैं सर ये आपके पास क्लासीफाई होगा असाइल ग्लिसरॉल में, वैक्सेस में और टर्पिनॉइड्स में, फिर आगे फॉस्फोलिपिड्स में और प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। टर्पिनॉइड्स आप उनको कहते हैं जिसमें आपके पास मौजूद होगा आइसोप्रीनॉइड यूनिट। फिर इसकी आपके पास फर्दर टाइप्स आती हैं, टर्पीन्स, कैरोटेनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, उनको फर्दर आप डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये सब आपने मेंशन करना है। अब बेहतर ये होता है कि आप इस तरह की जो आंसर्स होते हैं उसमें चार्ट बना लें, यानी आप स्टार्ट में लिखें लिपिड्स और उसका आप एक चार्ट ड्रॉ कर दें जिसमें उसकी 4 टाइप्स बता दें। यानी पहली टाइप आपके पास आ जाए असाइल ग्लिसरॉल, फिर उसके बाद आप यहां मेंशन कर दें फॉस्फोलिपिड्स, फिर आप मेंशन कर दें वैक्सेस, फिर आप मेंशन कर दें टर्पिनॉइड्स, फिर टर्पिनॉइड्स को डिफाइन कर दें। तो आपका जो शॉर्ट नोट है वो भी एक डिटेल्ड आंसर की तरह लग रहा होगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि सर वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं सर ईच सेल कंस्टिट्यूट ऑफ 70 to 90% ऑफ वाटर। सो क्यों है 70-90% वाटर? इसलिए है चूंकि हम कहते हैं कि सर वाटर में कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस हैं, वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये सब चीज़ें मिलाकर हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट आपके पास आता है, डिफाइन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो नेम सम। हम स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएं वो बनाते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल्स याद करना बहुत आसान है। अगर मैं आपको कहता हूँ ग्लाइकोप्रोटीन तो आप कहते हैं सर इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अगर मैं आपको कहता ग्लाइकोलिपिड तो आप कहते हैं सर इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। अगर मैं कहता सर न्यूक्लियोप्रोटीन सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो ये आपके पास कलेक्टिवली चलता हुआ और बड़ी आसानी के साथ आपके सामने ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि सर एक के साथ दूसरा आपके पास इस तरह से कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये एग्जांपल्स भी साथ साथ यहाँ पे आपके पास आ रही हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनहिबिटर्स विद ऑल इट्स टाइप्स। इनहिबिटर्स किस पर है? हम कहते हैं सर एंजाइम पर है। तो मैं रिकॉल करता हूँ अगर एंजाइम के स्ट्रक्चर को, तो मैं कहता हूँ सर ये एंजाइम का एक स्ट्रक्चर था जिसमें इसको हमने नाम दिया उसकी एक्टिव साइट और बाकी सारी की सारी जो बनी थी उसको हमने नाम दिया था एलोस्टेरिक साइट का। स्टूडेंट्स याद रहे कि लफ्ज़ एलोस्टेरिक का मतलब अवे होता है,
जिसका मतलब आप उससे दूर जाने की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आप एक्टिव साइट से दूर जाते हैं, जिसको आप नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट का। फिर आप कहते हैं सर हमारे पास अब इनहिबिटर की टाइप्स बन जाती हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी वो इनहिबिटर जो आपकी एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाए और ताकि कोई और सबस्ट्रेट आकर लग ना सके, तो वो बन जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और अगर इसके अलावा एलोस्टेरिक साइट पर लगेगा तो वो आपके पास कहलाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर डायग्राम बनाकर आप समझाएंगे तो वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ एग्जाम में जा रहा होगा। याद रहे स्टूडेंट्स कि आपकी प्रेजेंटेशन का बहुत इंपैक्ट है आपके एग्जाम्स की जो मार्क्स आने वाले हैं उसमें। ये आंसर सब लोग लिखेंगे। अगर एक स्टूडेंट ने थ्योरेटिकल लिखा और आपने उसमें डायग्राम्स ही बनाई तो डेफिनेटली आपकी डायग्राम्स की वजह से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हॉलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम। अब देखिए हम इसको यूँ समझते हैं कि ये एक पूरा आपके पास एंजाइम है और इसके दो पार्ट हैं, एक आपके पास है प्रोटीन पार्ट और एक आपके पास है नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको फर्दर आप प्रोस्टैटिक ग्रुप और फिर कोफैक्टर को एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। इतना जो हिस्सा है प्रोटीन पार्ट का ये कहलाता है एपो एंजाइम, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम नाम देते हैं हॉलो एंजाइम का। तो आप कहते हैं सर द ओनली प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम वाइल द कंप्लीट एंजाइम जिसमें प्रोटीन भी होगा नॉन प्रोटीन भी होगा उसको हम नाम देंगे एपो एंजाइम का। एंजाइम एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर, एक्टिवेटर वो होगा जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जो एंजाइम से ज़्यादा काम करवाएगा, जो एंजाइम की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को और ज़्यादा कम करेगा, जबकि इनहिबिटर स्टूडेंट्स वो होगा जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने की बात कर रहा है, यानी एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है यानी उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीज हो रही है। याद रहे स्टूडेंट्स के इसमें से आपके पूरे टॉपिक भी क्लियर हो रहे हैं। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसका रीजनिंग क्वेश्चन बनकर आ जाए तो उसके भी जवाब आपको इन वीडियो लेक्चर से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सो एंजाइम एंड एंडो एंजाइम, द एंजाइम्स व्हिच आर वर्किंग आउटसाइड द सेल and the enzymes which are working inside the cell, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको आप नाम दे रहे हैं एक्सो और एंडो का। ड्रॉ अ चार्ट टू शो फाइलम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, आपका चैप्टर डाइवर्सिटी अमंग एनिमल जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसमें एक चार्ट बना हुआ है आपके पास जिसमें टोटल 9 फाइलम्स आपके पास गिवन है। याद रहे स्टूडेंट्स के एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ फाइलाज हैं वो 33 हैं, जिनमें से 9 फाइला हमें पढ़ाए जाते हैं, यानी हम इन 9 फाइलम्स को पढ़ते हैं। उनका चार्ट बना हुआ है इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉरीफेरेंस टिल द लास्ट कॉर्डेट्स। वो चार्ट आपने ड्रॉ करना है। इसमें डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। अब यहाँ पर ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं हम स्टोम, ये निकला है स्ट्रोमेटा से, और स्ट्रोमेटा से मुराद है हमारी ओपनिंग। तो हम इसको कहते हैं सर अगर फर्स्ट ओपनिंग माउथ बनती है तो वो प्रोटोस्टोम्स कहलाता है, और अगर एनएस से डेवलपमेंट होकर आ रही है तो वो ड्यूटेरोस्टोम कहलाता है, चूंकि मेजरली बॉडी में 2 तरह की ओपनिंग शामिल है। तो फाइलम को जब आप क्लासिफाई करते हैं तो इस बुनियाद पर भी क्लासिफाई करते हैं, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स की बुनियाद पर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉरीफेरेंस। हर फाइलम के लास्ट में आप देखते हैं कि उनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस गिवन है। वो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है चूँकि शॉर्ट में वो आपसे पूछी जा रही हैं। अब पॉरीफेरेंस में आपके पास स्पॉन्जेस हैं तो आप कहते हैं सर फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसमें आपके पास स्पॉन्जेस में आप कहते हैं सर ये बाथ स्पॉन्जेस होते हैं जिनको वॉशिंग पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स बनाकर उसमें मेंशन करना है। फिर सवाल आता है आपके पास डिस्क्राइब द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑफ मैमल्स। अब क्लास मैमेलिया, सर ये आपके पास सबसे डाइवर्सिफाइड और डेवलप्ड एनिमल्स हैं जिसमें आपके पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, प्रोडोथीरिया, यूथीरिया एंड मेटाथीरिया, जिनको आप आम लफ्ज़ों में अगर नाम देना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं सर एग लाइंग मैमल्स, पाउच मैमल एंड प्लासेंटल मैमल। एग लाइंग मैमल से मुराद है कि होंगे मैमल्स लेकिन ये अंडे देंगे, जैसे एग्जाम्पल बनती है आपके पास टग बिल प्लैपिटस। फिर आप कहते हैं सर या स्पाइनी एंटीटर। फिर आप कहते हैं सर पाउच मैमल जिनको मार्सुपियल मैमल्स भी कहते हैं। ये कौन होंगे सर? ये वो है जिनकी बॉडी में पाउच मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल कैंगरूज, इनकी बॉडी में पाउच होता है। और फिर आप कहते हैं सर प्लासेंटल मैमल्स जिनमें मदर बॉडी और बेबी आपस में प्लासेंटा के थ्रू कनेक्टेड होगा, तो ये आपके पास कहलाएंगे पाउच मैमल्स। डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड है आपका ब्लड,
यानी स्किन है, स्किन के नीचे ब्लड वेसल। अगर मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको समझाता हूं कि ये ब्लड वेसल्स हैं और इनमें ब्लड जा रहा है, तो ये कहलाएगी आपके पास क्लोज टाइप। और अगर ब्लड वेसल नहीं है और स्किन के नीचे ब्लड मूव कर रहा है तो ये कहलाएगा ओपन टाइप। कभी अगर किसी आर्थ्रोपोड को आप हिट करते हैं तो उसमें से ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज स्किन के बिल्कुल नीचे ब्लड है। जैसे हम कहते हैं कॉकरोच को अगर हम मारते हैं, आप कहेंगे कॉकरोच में ब्लड होता है, उसमें हीमोलिम्फ होता है, हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए वो व्हाइट कलर का होता है। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो ओपन टाइप है इसमें जो लिम्फ है यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और जो ब्लड है वो एक साथ कंबाइन हो जाता है। जबकि क्लोज टाइप में हम कहते हैं सर लिम्फ आपके पास डिफरेंट है और ब्लड आपके पास डिफरेंट है, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपके पास डिफरेंट है और ब्लड आपके पास डिफरेंट है। देन आपके पास है ऐसे नोड एज अ पेसमेकर। वाई? देखो, ह्यूमन हार्ट इज द ओनली ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो स्टार्ट हुआ था आपकी पैदाइश से भी पहले, यानी आप दुनिया में नहीं आए थे, हार्ट चल रहा। माँ के पेट में जब फीटस थे तब हार्ट ने चलना शुरू किया और जब तक ये रुकता नहीं है तब तक डेथ डिक्लेयर नहीं होती। इसका मतलब इससे कंटिन्यूसली सिग्नल्स चाहिए। वो सिग्नल्स जो प्रोवाइड करता है इसे, उसको आप नाम देते हैं एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये पेसमेकर है, रिदम जनरेट करता है। जब रिदम जनरेट करता है तो रिदम पहुंचती है एवी नोड के पास, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जो 0.1 सेकेंड का पॉज लेता है, डिले टाइम लेता है, उसके बाद वो प्रोसीड करता है, हार्ट की रिदम को जनरेट करता है। तो जो हार्ट में रिदम जनरेट हो रही है वो ऐसे नोट से हो रही है, इसीलिए आप इसको पेसमेकर भी कहते हैं। ये अगर ख़राब हो जाता है तो हम आर्टिफिशियल पेसमेकर्स लगाते हैं, या अक्सर आपने सुना होगा टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, दिल में बैटरी लगी है। तो जो बैटरी का टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली वो बैटरी आपने पेस जनरेट नहीं हो रहा था इसलिए इस्तेमाल की है। फिर क्वेश्चन है एट अ नोट ऑन ECG। ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ECG आपके पास जो है वो अक्सर आपने देखा होगा इस फेज में आपको मिल रहा होता है। हम कहते हैं सर इसमें आपके पास जो है वो PQRST, ये पीक्स और वेव्स बनना स्टार्ट होती हैं। तो इस पर आपको ये मेंशन करना है। आपने ये भी दिखाया आपने कि फिर ये इस तरह भी होता है और फिर ये जब डेथ हो रही होती है ऐसे हो जाना। तो ECG देखकर क्या चीज़ पता लग रही होती है, इन सब के आपके पास जो है वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसको हम यहाँ पर नाम देंगे, आप बुक में जब पढ़ते हैं इसे तो आप नाम देखते हैं डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, यानी आपके पास कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ कब रिलैक्स हुआ। तो इसकी जो ड्यूरेशन है आपके पास ये इंपॉर्टेंट होती है एक मेडिकल फिजिशियन के लिए कि और ये जब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है इसका मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। ये जब फास्टली कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है इसका मतलब हार्ट में कंजेशन हो रही है और वो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वहाँ पर। तो आपको ये एक फिगर बनाकर इन वेव्स को सिर्फ यहाँ पर डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड क्या होती है? हमने इसे धक धक बनाया हुआ है, जबकि बेसिकली ये लब डब है। ये कब जनरेट होगी सर? जो लब साउंड है वो जनरेट होगी जब एवी वॉल्व्स आपके पास क्लोज होंगे, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और डब साउंड आपके पास उस वक्त आएगी जब सेमिलुनार वॉल्व आपके पास क्लोज होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि सर दोनों जो एट्रियाज हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ऐसे लब डब लब डब लब डब ये साउंड आ रहा है। पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है एट्रियाज में और पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्सप्लेन द रूल, राइट अ नोट ऑन ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? हम कहते हैं सर ब्लड प्रेशर से मुराद ये है कि आपने एक डिवाइस है जिसको आप नाम देते हैं स्फिग्मोमैमोमीटर, जिससे आप हाथ पर बांधते हैं और फिर उसके बाद आप प्रेशर बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद आवाज़ आती है और आवाज़ चली जाती है। आइए मैकेनिज्म समझते हैं कि ब्लड प्रेशर बेसिकली काम कैसे करता है। हम कहते हैं सर आपके पास ये ब्लड वेसल गुजर रही है जिसको आप नाम देते हैं ब्रैकियल आर्टरी। ये आपके पास आर्म था, यहाँ पर आपने इसको प्रेशर दिया ब्रैकियल वेसल को, तो ये वेसल ब्लॉक हो गई और पीछे ब्लड एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो गया, प्रेशर बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपने प्रेशर रिलीज किया तो ब्लड आना शुरू होगा। जब ब्लड आना शुरू हुआ तो आहिस्ता 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 ब्लड आना स्टार्ट हुआ। पीछे जो बैकलैश था उसकी वजह से आपको आवाज सुनाई दी तेजी से, धक 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 धक, वो लब थी। इसको आम लफ्जों में आप कहते हैं ऊपर का ब्लड प्रेशर। वो नोट कर लिया डॉक्टर ने, फॉर एग्जाम्पल 120। एक वक्त आया जब आवाज चली गई, उसको आपने कहा 120/80, जिसको आप आम लफ्जों में नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो ये वो प्रेशर था जो
ब्लड एक्सर्ट कर रहा था ब्लड वेसल्स पर। इसको फिर आप दो एरियाज में कैटेगराइज कर देते हैं, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, जिसमें हाइपरटेंशन से आपकी मुराद होती है हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन से आपकी मुराद होती है लो ब्लड प्रेशर, यानी इस रेंज से आप ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब था टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो अगर मैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर आता हूँ तो मेजर जो रोल प्ले करता है वो स्टमक करता है, क्योंकि इसमें मौजूद है आपके पास गैस्ट्रिक जूसेस। तो इन गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से हम कहते हैं सर हमारे पास सारा का सारा जो जर्म्स अगर आ रहे हैं तो वो यहाँ पे किल होने स्टार्ट होंगे, और फिर म्यूकस की लेयर्स मौजूद है, तो जो म्यूकस की लेयर है वो भी इसमें हेल्प आउट करती है, वो भी जर्म्स को या माइक्रोब्स को अपनी तरफ रोक लेती है। तो इम्यूनिटी में हमारे पास एज ए केमिकल बैरियर ये काम कर रहा होता है। राइट अ नोट ऑन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अब ट्रांसप्लांटेशन से मुराद होती है हमारी एक ऑर्गन बॉडी का काम नहीं कर रहा था, आपने निकाल कर उसे रिप्लेस कर दिया एक नए ऑर्गन से। यूजुअली जो मोस्ट कॉमनली आपने सुना है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। अब ट्रांसप्लांटेशन में प्रॉब्लम क्या है, आप कहते हैं सर एक नया ऑर्गन चूंकि इंस्टॉल हुआ है तो आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्शन के सेंस में भी आता है, आप कहते हैं सर ये भी मुमकिन है कि वो जो नया ऑर्गन आपकी बॉडी ने जनरेट किया है वो नया ऑर्गन आपकी बॉडी के लिए कंपैटिबल ही नहीं है, ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, या फिर चले कुछ भी था आपका इम्यून सिस्टम मैच नहीं कर रहा। तो ऐसी सूरत में जो आपको ड्रग्स लेनी पड़ती हैं उनको आप नाम देते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, जो कुछ टाइम के लिए आपकी इम्यूनिटी को रोकती हैं। बजाय देखने में तो अच्छा लग रहा है आपको कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं, ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग चूंकि आपकी इम्यूनिटी को वीक कर रही हैं तो आपको कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कोई भी डिजीज बहुत आसानी से हो जाएगी, आपको माइक्रोब आपकी बॉडी में इजीली एंटर हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन आप कहते हैं कि ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेना भी फिर आपके लिए ठीक नहीं है ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पायरेक्सिया। बुखार को हम कहते हैं पायरेक्सिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑल्दो ये बॉडी के लिए अच्छा काम है कि बॉडी पायरोजिन्स की मदद से टेम्परेचर को इंक्रीज करती है और अगर कोई पैथोजन मौजूद है तो उसको किल कर देगी, लेकिन टेम्परेचर का बढ़ना बॉडी के लिए डेंजरस इसलिए हो सकता है कि आपकी बॉडी के जो ऑप्टिमम फीचर्स हैं वो 37 पर होते हैं। अगर आप टेम्परेचर को 37 से इंक्रीज कर देते, आप बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को, तो आप कहते हैं सर उसमें तो आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो भी काम करना छोड़ देंगे, तो बॉडी की एक्टिविटी आपके पास डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो वन ऑफ द रीज़न कि आप कहते हैं बॉडी की एक्टिविटी कंट्रोल की जाए तो एंजाइम्स आपके पास एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं। काम नहीं करेंगे अगर टेम्परेचर आपका बढ़ गया तो बॉडी आपकी नुकसान की तरफ जा रही है। फैगोसाइटोसिस से मुराद होगी हमारी, देखिए लफ्ज़ को अगर हम तोड़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, तो ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। फैगो मीन्स ईटिंग एंड साइटोसिस इज ईटिंग ऑफ द सेल। तो इसमें ये एक सेल है, ये पैथोजन है, सेल इसको इनगल्फ कर देता, खा जाता है। तो ये आपके पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट बनता है, जिसको आप नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें पैथोजन को आपका सेल फॉरेन पार्टिकल को खाई जाएगा, यानी उसको छोड़ेगा ही नहीं बॉडी के अंदर, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास वैक्सीन को डिफाइन करना और टाइप्स ऑफ वैक्सीन बतानी है। तो आप कहते हैं सर वैक्सीन्स आपके पास वो मेडिसिन ले रहे हैं आप जो बीमार होने से पहले ली जाती है जिसमें वायरस मौजूद है। जी, पोलियो की वैक्सीन में पोलियो का वायरस मौजूद है, लेकिन वो डेड वायरस है, वो एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, उसमें उसका जीनोम मौजूद नहीं है, तो वो वायरस आपके लिए बेसिकली इनएक्टिव हो जाता है। और वैक्सीन हम लगाते इसीलिए कि हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर दें फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल फाइट। बाद में कभी, जैसे हम कहते हैं 5 साल की उम्र तक हम पोलियो की वैक्सीन लगाते हैं, बाद में कभी अगर पोलियो का वायरस बॉडी में एंटर हो भी गया तो बॉडी उसके खिलाफ रेडी है, इम्यून हुई भी है बॉडी, तो बॉडी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई है और पहली मर्तबा वो वायरस उनकी बॉडी में एंटर हुआ तो फिर वो डेंजरस हो सकता है उसके लिए। नेक्स्ट सवाल है डिस्क्राइब द फॉलोइंग ब्लड डिजीजेस ब्रीफली। ब्लड डिजीजेस में आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस में आप कहते हैं सर आपके पास जो ब्लड वेसल है, हम ब्लड वेसल की 3 लेयर्स पढ़ते हैं, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, और सेंटर में हम उसका ल्यूमेन पढ़ते हैं। हम कहते हैं सर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल और एनीथिंग, ये यहाँ पर जमा हो जाएगा आकर,
और जब ये चीज़ें जमा हो जाएंगी यहाँ पर, इनकी जमा होने की वजह से हम कहेंगे कि सर ब्लॉकेज हो जाएगा ब्लड फ्लो का। और अगर मेजर आर्टरीज में हो रहा है तो ये कहलाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। या फिर क्या हो सकता है कि ये ब्लड वेसल थी और एक पर्टिकुलर कॉर्नर से ब्लड वेसल ब्रेक हो गई, तो आरबीसी गुजर जाएगा, डब्ल्यूबीसी गुजर जाएगा, मगर प्लेटलेट यहाँ पर एग्रीगेट करेंगे, जमा हो जाएंगे। चूँकि प्लेटलेट का तो काम यही था कि प्लेटलेट्स रोकेंगे ब्लड फ्लो को, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करेंगे। ये यहाँ से अगर डिटैच हो जाएं और आगे जाकर आप कहते हैं सर ये आर्टेरियोल में कन्वर्ट होगा, फिर कैपिलरी में कन्वर्ट होगा, सो दिस मे ब्लॉक द ब्लड वेसल, जिस कंडीशन को आप थ्रोम्बस का नाम देते हैं। और अगर ये कंडीशन आपके हार्ट में जनरेट हो रही है, मतलब कोरोनरी आर्टरी में हो रही है, तो आप इसको नाम देंगे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का। नेक्स्ट आपके पास है फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस। इट मस्ट बी थिन, इट मस्ट बी मॉइस्ट, इट मस्ट बी परमेबल। गैस मूव तो करे, अगर परमेबल नहीं है तो गैस कैसे मूव करेगी? थिन नहीं है तो गैस की मूवमेंट नहीं होगी इससे। मेजर फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर मेजर फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यानी अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा आपके सामने बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ सर ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई। सो एंट्री ऑफ गैस होते होते आपके पास यहाँ आती है, ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा। दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन आपको लाकर दे रहा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर जा रहा। चूंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रही तो ब्लड की पीएच को चेंज कर देगी, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप हाइपोक्सिक कंडीशन में चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, वो सिस्टम से आपको मिलेगी। 3 पाथवेज टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड स्ट्रीम। सर पहला पाथवे आप उसको नाम देते हैं एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से मुराद है हमारी कि सर हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। दूसरी फॉर्म में आप कहते हैं सर ये डिज़ोल्व हो जाए ब्लड में। और तीसरी फॉर्म में आप कहते हैं कि सर इट विल एक्ट विद बाइकार्बोनेट्स। सो ऑल टुगेदर आपके पास जो पूरा सिनेरियो बनता है वो इस सिनेरियो पे आता है कि सर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। इन तीनों के ज़रिए आप इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन मैन। अब यहाँ पर आप कहते हैं सर अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो सबसे पहले इस हीमोग्लोबिन पर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आकर बाइंड होते हैं और वो बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ये आपने कहा सर लंग्स में हुआ, जिसको आप प्योर ब्लड कहते हैं। अब टिश्यू में क्या होगा सर? टिश्यू में, अच्छा इस तरह के इक्वेशंस आप बनाएंगे ना एग्जाम में तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, प्रेजेंटेशन बढ़ेगी। अब आपने कहा सर HbO2 ये हो गया Hb प्लस O2, ये फिर हीमोग्लोबिन बन गया, ये फिर लंग्स के पास जाएगा एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू। तो इस तरह से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं गैसेस का। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री रेस्पिरेशन इन मैन। देखो मैं अपनी मर्जी से अपनी सांस तेज कर सकता हूँ या स्लो कर सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में। दिस इज द वॉलेंट्री एक्शन। लेकिन आप मुझे कैसे सांस रोक लें, एक टाइम तक शायद मैं नाक ऐसे बंद करके रखूंगा लेकिन फिर मुझसे नहीं रुकी जाएगी। या आप मुझे कहेंगे वो मर रहा है, आपका सांस ले लें, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। तो इसको आप नाम देंगे इनवॉलेंट्री कंट्रोल। और जो ये एक्सटर्नल मसल्स आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, तो इनको आपने नाम दिया होता है वॉलेंट्री कंट्रोल का। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है लंग कैपेसिटीज एंड लंग वॉल्यूम्स। अब लंग कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है? हम कहते हैं सर मैक्सिमम एयर जो इन हो सकती है उसको आप नाम देते हैं लंग कैपेसिटी, जो आपके पास 5 to 6 लीटर्स है। फिर नॉर्मल वॉल्यूम जो आप आम हालात में इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे होते हैं, यूजुअली 0.5 लीटर होता है, और मैक्सिमम अगर आप जाते हैं तो आप 4.5 तक जाते हैं। 1 लीटर 1.5 लीटर का रेजिडुअल वॉल्यूम बचता है। अब ये सब क्या मामला था? देखो जो एथलीट्स होते हैं या आप में से अगर किसी का घर 5th फ्लोर पर है तो उसके लिए बहुत आसान है, वो रोज़ आता जाता है तो उसको मसला ही नहीं है कोई मूव करने का। लेकिन अगर मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पर है और मुझे 5th फ्लोर पर जाना पड़े तो सांस फूल, अगर दोनों दोस्त साथ चल रहे हैं तो वह जब पहुंचते हैं 5वें वाले पर तो एक नॉर्मल होता है, एक सांस फूल रही है। क्यों सांस फूल रही है? सर उसकी लंग कैपेसिटी जो नॉर्मल वॉल्यूम वो ले रहा था वो 0.5 नहीं है, वो शायद 0.7 हो चुका है, 0.8 हो चुका है या 1 हो चुका है। मेरा जो वॉल्यूम है वो 0.5 है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो गई। जो एथलीट्स होते हैं इतना भाग रहे होते हैं फुटबॉल मैच में, क्रिकेट मैच में, या जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लोग मुख्तलिफ गेम्स की या किसी भी चीज़ की ड्रिल करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं उसकी, मतलब अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। फिर रेजिडुअल क्यों रखा?
जितनी एयर इनहेल करेंगे उतनी एक्सेल करनी पड़ेगी। तो अगर इनहेल किया हमने 6 लीटर तो एक्सेल भी 6 लीटर करेंगे, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम था वो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, तो फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको कोलैप्स होने से रोकते हैं आप। फिर स्टूडेंट आता है सेक्शन सी, जो साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, और अगर इनमें से कोई एक आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि कार्बोहाइड्रेट इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप प्रोटीन और लिपिड को भी एक नज़र देख लेंगे ताकि अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपका चूंकि डिस्क्रिप्टिव है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइलम्स में भी यहाँ 3 नाम है, और अगर मैं देखता हूँ प्रीलिम पेपर्स को तो मुझे मॉलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है जो इस साल के लिए है। कार्डिक साइकिल का क्वेश्चन है, इसमें आपको डायग्राम बनानी और मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्लो एक्सप्लेन करना है, जो एक्सीलेंस के नोट्स में मौजूद है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद हेल्प ऑफ डायग्राम, यहाँ पर आपको सिर्फ हार्ट का स्ट्रक्चर बताना है। एट्रियाज हैं, वेंट्रिकल्स हैं, इनमें वॉल्व्स मौजूद हैं, इनमें बंडल ऑफ हिस है, परकंजी फाइबर्स, ऐसे नोड है, इन सब के बारे में लिखा जाएगा और नीड एंड क्लीन डायग्राम बनेगी। ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन एक्सप्लेन होगा, यानी पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाया जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स, जिसमें मेमेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्तलिफ जगहों पर पूछा गया है प्रीलिम पेपर्स में। सो ये आज हमने स्टूडेंट्स बॉटनी का गेस्ट पेपर डिस्कशन कंप्लीट किया, इंशाल्लाह ज़ूलॉजी का गेस्ट पेपर डिस्कशन कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे होंगे। ये वीडियो लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी वीडियो लेक्चर उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप सब तक पहुँचे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।